Brigadier Waqar Hassan and Ambassador Jameel Ahmed, thank you so much for joining me on the program. I'll start with you, Brigadier साहब. किस हद तक जो एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा इसका, और कंसिडरिंग पाकिस्तान एक मुश्किल फेज से निकलता हुआ नजर आया है, हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज फॉर पाकिस्तान? आई थिंक एससीओ जो समिट हुई हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, ये तो इसका एपेक्स था. इससे पीछे भी अगर 2 हफ्ते चले जाए तो बड़ी सक्सेसेस मिली हैं. जस्ट ब्रीफली मेंशन रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया है, तो सऊदी डेलीगेशन आया, खालिद बिन अब्दुल अजीज लेके आए इन्वेस्टमेंट पे, एंड देन ऑफ कोर्स इज एससीओ जो आप कह लें कि इस वक्त उसका क्लाइमैक्स था अक्टूबर का. तो अक्टूबर एक तो बड़ा आई वुड से सक्सेसफुल रहा फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें एससीओ की आई थिंक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट को होस्ट करना और बड़े ऐसा तरीके से आई थिंक फॉर 2 days Pakistan became center of attention for the entire I think international media, including Indian media. बहुत ज़्यादा keen interest था, वहाँ से लोग भी आए हुए थे. बाकी जो एससीओ के ऑब्जेक्टिव है, आपको पता होगा कि मेनली दे टॉक ऑफ जो बेसिकली रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इसके अलावा जोग्राफिक कनेक्टिविटी है, और आई थिंक जो रैट्स इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो सब ऑर्गेनाइजेशन है, they also deal with basically terrorism. उस पे आई थिंक शहबाज शरीफ साहब ने मेंशन किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि उसको स्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने की जरूरत है, और कुछ उन्होंने हिंट किया. और अफगानिस्तान जो बड़ा क्रिटिकल हुआ है. अच्छा, 1-2 और चीज मैं ऐड कर दूं कि अफगानिस्तान से रिलेटेड भी जो एससीओ के मेंबर ही हैं, इनकी 2 बड़ी आई थिंक मीट्स हो चुकी हैं. यूएनजीए के साइडलाइन पे आई थिंक 27-28 सितंबर को ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना मिलके बैठे, और अफगानिस्तान की जो इस बिकमिंग एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, उसकी लिस्ट पूरी उन्होंने उनको दी और कहा जी कि इसको आप चेक करें टेररिज्म के फैक्टर. फिर मॉस्को फॉर्मेट का एलामिया 4 अक्टूबर को आया रशिया में. तो अच्छा, उसमें तकरीबन एससीओ के सारे मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड इंडिया. तो उसमें भी अफगानिस्तान को अच्छा खासा लताड़ा भी गया, और उनको कहा गया जी कि खत्ते में आपने रहना इंटीग्रेट होके रहें. मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सक्सेस है फॉर पाकिस्तान इंटरेस्ट, और इंशाल्लाह इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे. राइट. सो एम्बेसडर जमील, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. जो मेन नज़रें रही ऑब्वियसली वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा की आमद, फिर उनकी जो प्रेजेंस थी, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, उससे कुछ हमने देखा कि कुछ घंटे कबल ही बयान भी आया नवाज शरीफ साहब का, जो उन्होंने बरखा दत्त साहबा को इंटरव्यू देते हुए भी कहा. उसकी वजह से और इंडिया में भी बहुत कवरेज हुई. सो पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप तो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, बट इस एक्सरसाइज के तनाजुर में आप कैसे देखते हैं, कोई डेवलपमेंट हुई है? जी, अच्छे ऑप्टिक्स थे. इस अच्छे ऑप्टिक्स की वजह से कम से कम जो मजीद तुर्शी हो सकती थी वो नहीं हुई, क्योंकि अक्सर एससीओ कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान का नाम लेके वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र होता था. इस दफ़ा नाम नहीं लिया गया है, निहायत डिप्लोमेटिक तरीके से जिक्र किया गया है कि जब खित्ते में तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और टेररिज्म को कंट्रोल न किया जाए और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ कम न की जाए. तो थोड़े से अल्फाज ज़रा बेहतर थे, मरहम अल्फाज के अच्छे थे. तो उस लिहाज से, लेकिन ये जानना हमें ज़रूरी है कि ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है इंडिया के, और वो अपने फॉरेन पॉलिसी के हिस्से के मुताबिक जिस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं इसकी जिक्र करते हैं और इसी की गर्दानी करते हैं. तो लिहाजा वो तो एक अपनी जगह. लेकिन अच्छी बात यह है कि गुड नेबरली रिलेशंस का भी बात की जयशंकर साहब ने, और साथ में उन्होंने मुबारकबाद दी एक अच्छे कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के सिलसिले में, और साथ में जाते वक्त खैर सगाली की भी बात की उन्होंने. ऐसा कम हुआ है और अभी इस दफ़ा हुआ है, तो एक अच्छी शुनीद है. लेकिन इसके पीछे एक और भी मैं समझता हूँ कि अच्छी बात हुई है कि आज शेख उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया है, जो कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं, और नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपने मंशूर में रख दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 जो एब्रोगेट किया था इंडिया ने, उसको रिस्टोर करना है. और वो उसके एन मुताबिक है जो कि राजा हरी सिंह के ज़माने में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था, उसके मुताबिक जो कश्मीरियों की तशख़्ख़ुस है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था, उसको चेंज नहीं किया जा सकता था. तो अगर वो रिस्टोर हो जाता है, दोबारा रिवोक जो है वो आर्टिकल रिस्टोर हो जाता है, तो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है वो यही था, जिसकी वजह से हम भी इज्तनाब करते थे और इंडिया भी इससे ज़रा खिंचा रहता था. ये अगर इंडिया ख़त्म कर देता है तो हमारा
सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक खत्म हो जाता है, और फिर मैं समझता हूँ कि CBM और बाकी चीज़ों का सिलसिला जारी रह सकता है। और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने कहा, बट हाउ मच इज द पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो भी जाए? आई कम टू यू ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि इस SCO कॉन्फ्रेंस में रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल या पाक भारत के दरमियान जो कश्मीर इशू, कोर इशू है, वो डिस्कस ही नहीं हुए हैं। बट यू थिंक कि कोई बेसिक रीज़न था कि बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे जाए, या उसके कोई बैकडोर मामलात चल रहे हैं, जैसे कि अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि हो सकता है कि कश्मीर में अगर ये आर्टिकल रिवोक होता है तो रिस्टोर होता है तो उसका एक पॉजिटिव असर यकीनन पड़ेगा। सो ऐसी कोई बात पॉसिबिलिटी है? जी, मेरे ख्याल में SCO का जो अपना मैंडेट है या आप कह लें स्ट्रक्चर है, उसमें बायलैटरल इश्यूज को थोड़ा साइड पे रखा जाता है अगर स्पेशली कंटेस्टियस हो। हाँ, आप अगर अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज साइडलाइन पे। आज रशिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हुई, उसमें थोड़ा मैं दो चीजें आई थिंक हाईलाइट करूंगा जो इम्पैक्ट कर रही हैं। तो दो बड़े जो आई वुड से कि कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स हो रही है मिडिल ईस्ट में, जिसमें सप्लाई चेन एनर्जी की चौक होने का खतरा है, फिर जेनोसाइड और इसका जिक्र आई थिंक क्लोजिंग रिमार्क्स में प्राइम मिनिस्टर ने दिया। फिर रशिया यूक्रेन वॉर है जिसने ड्रेन कर दिया है वेस्ट को भी और किसी हद तक रशिया को भी, एंड पीपल नो 2025 की बात हो रही शायद जो है जंग बंद हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज जरूर रही कि यूरेशिया में जो ममालिक, बेलारस अभी फर्स्ट टाइम आया है, विच इज प्योरली यूरोपियन कंट्री। रशिया जो है हाफ यूरोपियन हाफ एशियन आप कह सकते हैं। तो यूरेशियन ब्रदरहुड का जो ख्वाब है लोगों का, बिकॉज जोग्राफिकली इंटीग्रेटेड है, बहुत बड़ा जोन है। SCO को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आई वुड से कि 60-70% ऑफ यूरेशियन जो लैंड मास है। तो उसमें लोग इसमें वरिड हैं कि वेस्ट जिस तरीके से पुश कर रहा है, नाउ इट्स टाइम कि आप इकट्ठे बैठे। अच्छा, इसमें एक ब्रिक्स का है जो 22 को हो रहा है समिट कजान में, मोस्ट प्रॉब्ली रशिया में 22 अक्टूबर को, जो रशिया होस्ट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने भी दरखास्त दी हुई है। बीच में रशिया ने एक ऑफर किया जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो वाया ईरान आना, पाकिस्तान उस पर एग्री किया है। तो आई थिंक ये चीजें भी साथ साथ चल रही हैं, और भारत को थोड़ा सा मेरे ख्याल एहसास भी है, जितना भी पुश बैक आया है वेस्ट, स्पेशली कनाडा वाला जो रोज चला है डिप्लोमेटिक, बड़ी सीरियस एलिगेशन है कि जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शायद टेररिज्म इन्वॉल्व है, तो साफ ज़ाहिर खुरा तो फिर जयशंकर की तरफ जाता है। तो इस तरीके से अमेरिका ने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि दे विल साइड विद कनाडा। तो मेरे ख्याल में थोड़ी रियलाइजेशन है, सार्क रीजन में इंडिया बड़ा आइसोलेटेड फील कर रहा है, बांग्लादेश से प्रॉब्लम है, श्रीलंका से, चाइना और पाकिस्तान से, इवन आई थिंक मालदीव से, कि ना हम रीजन में कहीं इकट्ठे रह सकें और ना लेट्स इंटरनेशनली इतना ज्यादा वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में देयर इज समथिंग इन द बैक ऑफ देयर माइंड आल्सो जी कि आप बना के रखें। और मेरे ख्याल में अच्छी शुरुआत है अगर इंडिया जो है इस चीज पे आता है कि ग्रेजुअली टेंशन को कम किया जाए। और बाकी पाकिस्तान ने तो आई थिंक अभी भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म, अगर कोई टेररिज्म पे बात हुई भी है जयशंकर साहब की, तो अभी तो हम रिसीविंग एंड पे, अब इंडिया में कौन सा टेररिज्म हो रहा है। बाकी विद इन लेट्स से मणिपुर में अगर लड़ाई हो रही है या हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं तो उनका अपना इंटरनल मैटर है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों साइड की रियलाइजेशन है और पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग विकेट पे है इस वक्त। ठीक है। सो प्रेशर क्योंकि है भारत के ऊपर, हमने ये भी देखा डॉक्टर साहब कि वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान का जिक्र किया और कहा कि प्रेशर डालें, उनकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है दहशत गर्दी के लिए, ये कितना सिग्निफिकेंट है? नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो एन उसके मुताबिक की है जिसपे कि 2 सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस पास हो चुके हैं। एक तो तालिबान ने जब टेक ओवर किया उसके फौरन बाद सितंबर 2021 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, दूसरा रेजोल्यूशन 2022 में पास हुआ और उसके बाद बाकी भी हुए। तो उसका बिल्कुल उसकी अलाइनमेंट है दोहा एग्रीमेंट से। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या? प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले तो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो अफगानिस्तान की है उस पे एम्फेसाइज किया, यानी कि उनको असिस्टेंस की जरूरत है, उनको ह्यूमैनिटेरियन जो वहाँ प्रॉब्लम पड़ी हुई है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और उसके साथ फिर जब ये बात कर ली उन्होंने तो एक बात और भी की कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि SCO को, क्योंकि अगर अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर ये सारे जो हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं SCO के प्लेटफॉर्म से, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान एक पिवटल
लैंड मास है जो कि बीच में है, जो कि कनेक्टिविटी के लिए ज्यादा मावनतकार साबित होता है। अगर उसमें ही डिस्टर्बेंस और स्टेबिलिटी नहीं रहे तो फिर वो मकसद पूरा हासिल नहीं होता है। तो उसकी वजह से उन्होंने फिर बाद में आखिर में बात की, जो मैं मॉनिटरिंग टीम सिक्योरिटी काउंसिल की उसने में बात की कि वहाँ जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट दी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, अगेंस्ट दी दोहा एग्रीमेंट है। और फिर वो खास तौर पर उसका इशारा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन उसका इशारा यही था कि पाकिस्तान उससे डायरेक्टली इफेक्टेड है। अब इसको इस वक्त जिक्र करने का मकसद क्या है, क्योंकि इसका हल अफगानिस्तान का ना यूएन के पास है ना अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका के पास होता तो पिछले तीन दहाइयों में इसको हल कर चुका होता। असल इसका हल है ही इस रीजन में, असल इसका हल है ही एससीओ कंट्रीज के पास, क्योंकि रशिया का एक अपना इन्फ्लुएंस है,